नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज मैं आपके सामने लाया हूं हिंदी के एमसीक्यूज़, हिंदी व्याकरण के एमसीक्यूज़। ठीक है मित्रों, तो जो हमारे पहले शुरू के 50 एमसीक्यूज़ होने वाले हैं वो होने वाले हैं वर्णमाला के ऊपर। आप इन एमसीक्यूज़ का आंसर तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देख लेंगे, जिसमें मैंने वर्णमाला के बारे में पूरा समझाया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको इन एमसीक्यूज़ के आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी और ये सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। तो कृपया ध्यान से मेरा वो पुराना वीडियो जो हिंदी व्याकरण का है, वर्णमाला का, वो देख लीजिए। उसके बाद फिर अपना स्वयं का टेस्ट कीजिए। ठीक है मित्रों, तो ये वर्णमाला पे ये मेरा पहला इसके 3 टेस्ट आएंगे। ठीक है मित्रों, ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। फिर इसके बाद वर्णमाला पे 3 और एमसीक्यूज़ आएंगे, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी कि ह्रास्व वर्ण कौन सा होता है, तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद 3 एमसीक्यूज़ और आएंगे वर्णमाला पे ही आधारित। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें और इस वीडियो का लाभ उन्हें भी दें। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला एमसीक्यू। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ठीक है मित्रों, तो अगर आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वर्णमाला के ऊपर, जो फर्स्ट वीडियो है, अगर आप उसे देख लेंगे ध्यान से तो आपसे ये पूरे प्रश्न उत्तर बन जाएंगे। मैं यहाँ साइड में आई बटन पे, यहाँ पे साइड में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए। ठीक है मित्रों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है मित्रों, दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को, वर्णों के समूह को, शब्द गणना को, वर्ण के व्यवस्थित समूह को। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? अब अगर आप ध्यान से समझें, कंठ ध्वनि मतलब जो कंठ से निकलती है वो कौन सी ध्वनि है। तो अगर आपने ध्यान से मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप जरूर इसका उत्तर बहुत ही जल्दी दे पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आपको बताना है, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे पहला ऑप्शन है का, खा, फिर या, रा, फिर वा, जा, चा, जा, फिर आखिरी ऑप्शन है टा, ड़ा। तो आप समझ पा रहे हैं इसका आंसर क्या है? आप एक बार खुद से बोल के देखिए। जहाँ पे ध्वनि कंठ से आपको निकलती हुई प्रतीत हो वही वर्ण हमारे कंठ ध्वनि वाले वर्ण हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का और खा। ठीक है मित्रों, तो जो का वर्ग वाला जो होता है, मतलब का, खा, गा, घा और अंगा, ये सारी कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको मूर्धन्य बताया था, जो जब हमारी जीभ मूर्धा पे टच करती है तो उसे हम मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। ठीक है मित्रों, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा मूर्धन्य व्यंजन वाला। तो आप देखिए, बोल के देखिए मूर्धा। तो मूर्धा किसे बोलते हैं? मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। ठीक है मित्र, तो जो ऊपर होता है हमारा भाग, मुंह के ऊपरी जबड़ा, उसके आगे का भाग। तो मैंने आपको इतनी हिंट दे दी है। अब आप इन शब्दों को बोल के देखिए और जब जीभ ऊपर के ऊपरी जबड़े के अगले भाग में लगे तो आप समझ जाइए वही मूर्धन्य व्यंजन है। तो एक बार आप बोलिए गा, घा। देखिए, इसमें हमारी जीभ आगे की तरफ नहीं लग रही। जा, झा, इसमें भी हमारी जीभ आगे की तरफ नहीं लग रही। लेकिन ड, ढ, जब आप इसे बोलेंगे तो आप पाएंगे कि ये इसमें हमारी जीभ आगे की तरफ लग रही है। ड, ढ, एक बार फिर से बोलिए ड, ढ। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? तो अल्प प्राण, देखिए, मैं अगर आपको ऐसे एक चीज़ अगर मैं इस वीडियो में समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, इसलिए आप मेरी वर्णमाला वाली वीडियो जरूर देखें। आप उसे देखें एक बार, फिर एक बार तुरंत बाद ही मेरी ये वीडियो देखें, तो आपको ये पूरे प्रश्न आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? आ, का, गा, थ, ध, फा, भा। आपको बताना है अल्प प्राण कौन सा है। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा का और गा। ठीक है, तो जो हमारी वर्णमाला होती है उसका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये सारे के सारे वर्ण अल्प प्राण होते हैं। ठीक है मित्रों, पहला वर्ण, हर वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये सारे वर्ण अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? मतलब जो नाक से बोला जाए। तो आप समझ जाइए, सा, या, गा, जा।
तो क्या होगा, इया है हमारा नासिका व्यंजन, जो नाक से बोला जाएगा। जितने भी अनुस्वार वाले शब्द होते हैं वो सारे नासिक्य होते हैं। ठीक है मित्रों, सारे वर्गों के 5वें वर्ण होते हैं नासिक्य, और ये वर्ण सघोष भी होते हैं। ए वर्ण कहलाता है नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य दोनों। तो आपको बताना है ए वर्ण कौन सी है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है, कंठ एवं तालव्य दोनों ही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो आपको बताना है अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं आपको बताना है, आ, ई, उ, अम, अहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अम, अहा। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में बताइए किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। द्वितत्व व्यंजन, ठीक है मित्रों, देखिए द्वितत्व व्यंजन मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप तुरंत फिर उसका उत्तर दे पाएंगे। द्वितत्व व्यंजन वो व्यंजन होता है जिसमें एक ही वर्ग, जैसे यहाँ पे इसका उत्तर है मक्का। ठीक है मित्रों, क्या है इसका उत्तर, मक्का। तो आप देख पा रहे होंगे द्वितत्व व्यंजन ये वाला है, का, आधा का और फिर का। तो जहां पे भी आपको जैसे का है और उसके आगे आधा का है, इसी प्रकार से अगर आपको कोई दूसरी जगह पे भी ऐसे मिले, अर्थात ये है जैसे आपको मिले गा और उस गा के आगे मिले आधा गा मिले। ठीक है मित्रों, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ लिख के, जैसे ये गा और फिर इसके बाद ये पूरा गा, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्वितत्व व्यंजन। ठीक है मित्रों, तो ये है हमारा द्वितत्व व्यंजन। तो आप समझ गए होंगे, इसे हम द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा द्वितत्व व्यंजन। आइए आगे का अगला प्रश्न देखते हैं, सा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्शी, संघर्षी। तो इसका उत्तर हो जाएगा संघर्षी व्यंजन। ये कौन से व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, निम्न वर्णों में से हिंदी की वर्णमाला में कौन सा वर्ण नहीं आता। तो हमें बताना है कौन सा वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं आता। त्रा, श्री, ज्ञा, छा। तो आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। देखिए त्रा भी हमारी वर्णमाला में आता है, ज्ञा भी आता है, छा भी आता है, लेकिन श्री नहीं आता, श्रा आता है। ठीक है मित्रों, ये श्री, ये इसमें बड़ी की मात्रा, ये क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा, ये वर्ण नहीं रह गया श्री। ठीक है मित्रों, ये क्या बन गया, जैसे इसमें बड़ी की मात्रा लगी तो ये एक शब्द बन गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ओष्ठ ध्वनि है। तो ओष्ठ ध्वनि मतलब जिसमें ओठों का उपयोग हो उसे हम बोलेंगे ओष्ठ ध्वनि। तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे, आप वर्ण बोल के देखिए तो आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सा ओष्ठ ध्वनि वाला वर्ण है। तो टा बोला, टा बोलने में ओठों का उपयोग नहीं हुआ। का बोला, का बोलने में भी ओठों का उपयोग नहीं हुआ। ठा बोला, इसमें भी ओठों का उपयोग नहीं हो रहा है। फिर पा, देखिए पा बोला तो तुरंत ओठ से ये बोला जा रहा है पा। ठीक है, अगर सोचिए हमारे ओठ ना होते तो हम पा नहीं बोल पाते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन नवीन विकसित ध्वनियां हैं। खा, देखिए इसमें ये नुक्ता लगी है, खा, गा, उ, ए, औ, सा। तो इसमें नवीन ध्वनियां कौन सी हैं, नवीन विकसित ध्वनियां खा और गा। तो जिसमें भी आप नुक्ता वाले वर्ण देखें वो सारे नवीन विकसित ध्वनियां हैं, जिसमें भी आपको नुक्ता लगा मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन घोष वर्ण है। घोष वर्ण मतलब, ये घोष वर्ण उसे कहते हैं जिसको बोलने पे हमारी स्वर तंत्रियों में ध्वनि कंपन होती है। ठीक है, ध्वनि का क्या होता है, कंपन होती है, उसे हम घोष बोलते हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा घोष वर्ण है। तो बताइए, खा है, टा, डा या था, इनमें से कौन सा घोष वर्ण होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कौन सा है। इसका सही उत्तर है ड। ठीक है, ड क्या है, घोष वर्ण है। तो देखिए घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। घोष वर्ण होते हैं हर वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है घोष वर्ण। ठीक है मित्रों, घोष में भी दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। तो सघोष या अघोष एक ही चीज है, हम उसे सघोष भी बोल सकते हैं। सघोष मतलब घोष के साथ में और अघोष मतलब बिना घोष के, जिसमें हमारी स्वर तंत्रियों का कोई भी उपयोग ना हो। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। अब आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक बात और जरूरी है कि आपको वर्णमाला का याद होना जरूरी है, तभी आप तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा वर्ण पहचान पाएंगे। निम्न कौन सा अमानक वर्ण है। तो आपको बताना है कौन अमानक है, मतलब जो हमारी वर्णमाला है उससे संबंधित नहीं है, उसके विपरीत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बताइए कौन सा है। का, एडी का, देखिए इसमें रेर भी लगी हुई है, एडी में आप देखेंगे तो इसमें ये रेफ भी लगी हुई है रेर में। चा, टा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडी का। ठीक है मित्रों, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि ए में ये हलंत नहीं लगी रहती। अगला प्रश्न है हमारा, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किस से
किस भाषा से ली गई हैं? तो संस्कृत की हैं, अरबी फारसी से ली गई हैं, या हिंदी की हैं, या दक्षिणी भाषाओं की हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी फारसी से इन ध्वनियों को लिया गया है। जितने भी नुक्ता वाले वर्ण हैं, नुक्ता मतलब आप समझ रहे होंगे, ये इन सब में नीचे आप देखिए, इन सब में नीचे क्या लगी हुई है? ये बिंदी लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? ये बिंदी लगी हुई है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? नुक्ता वाले वर्ण बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अरबी फारसी। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है 50, 51, 52 या 53। तो हिंदी में कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 होते हैं हमारी स्वर, और इसमें अगर हम मिला दें ऋ, अम, आहा, तो ये 3 और अलग से स्वर होते हैं जो कि स्वरों से ही मिलके बनते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इस प्रकार से स्वरों की संख्या 13 हो गई, और 33 होते हैं मूल व्यंजन। इसके अलावा 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, तो कुल मिला के 35 व्यंजन हो गए, और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, तो 35 और 4 हो गए हमारे 39। ठीक है मित्रों, तो 39 हो गए हमारी क्या व्यंजन कुल मिला के, और 13 हो गए हमारे स्वर। तो इस प्रकार से 39 और 13 होते हैं 52। तो कुल मिला के हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, श्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण, सघोष वर्ण, मूल स्वर या तालव्य? तो ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। ये क्या है? संयुक्त वर्ण है, अर्थात संयुक्त व्यंजन है। और आपको बताना है सा किन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है? तो बताइए सा किन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है? आपको मैं बताता हूँ सा किन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। देखिए ये जो श्रा है, श्रा बनता है सा, ये सा शक्कर वाला जिसमें हलंत लगी होती है, और धन रा, इससे मिलके बनता है। ठीक है मित्रों, तो सा ये और धन रा, सा धन रा, क्या इससे क्या बन जाता है? सा धन रा से बन जाता है श्रा। ठीक है मित्रों, सा धन रा से बन जाता है, ठीक है मित्रों, सा धन रा से मिलके बनता है क्या? ये श्रा बन जाता है हमारा, सा धन रा से मिलके। तो आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए हिंदी शब्दकोश, शब्दकोश आप समझ रहे होंगे डिक्शनरी। जब हम कहीं पे जब हम किन्हीं शब्दों का अर्थ ढूंढते हैं, ठीक है मित्रों, जब हम शब्दों का अर्थ ढूंढते हैं तो वहां पे शब्दकोश हमारे उपयोग में आता है। तो देखिए शब्दकोश को भी देखने का एक क्रम होता है। तो जब हम शब्दकोश देखते हैं तो उसमें कुछ वर्ण होते हैं जिनके बाद हम एक अगला वर्ण आता है। जैसे का हो गया, तो का के बाद अगला वर्ण क्या आएगा? का के बाद अगला वर्ण छा ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा हमें यही बताना था, ये छा है जो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है छा। ठीक है, जब आप शब्दकोश देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, तब आपको ये मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो आप एक डिक्शनरी उठाइए, उसमें ध्यान से देखिए। पहले का होगा जिसमें सारे का वाले वर्ण, का से शुरू होने वाले शब्द होंगे। ठीक है मित्रों, फिर उसमें आ की मात्रा वाला आएगा, का में आ की मात्रा, फिर का में ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, इस प्रकार से एक क्रम चलता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारी वर्णों का क्रम होता है उसी प्रकार से शब्दकोश में शब्दों का वर्ण होता है। पहले का के आएंगे, फिर छा के बाद आएगा खा। ठीक है मित्रों, खा वर्ण वाले शब्द आएंगे, उसके बाद गा वर्ण वाले शब्द आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी डिक्शनरी चलती है। तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न 19वां प्रश्न था, ये शब्दकोश से संबंधित, डिक्शनरी से संबंधित प्रश्न था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बनता है? तो आपको बताना है जो ज्ञा है संयुक्त वर्ण है, ये किन वर्णों के योग से बनेगा? ए है हमारा जा या या, फिर जा, अध जा, धन या। देखिए ये जो ये वाला जा है, इसमें आ मिला हुआ है। ठीक है मित्रों, और जो ये हलंत वाला जा है, इसमें आ नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो ये इस वाले जा और इस जा में थोड़ी सा अंतर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है मित्रों, जा और या मिला के ज्ञा बनता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें हमें बताना अघोष वर्ण कौन सा है, आ, ड़ा, जा या फिर सा। तो आप बताइए इसमें से अघोष वर्ण कौन होगा? अघोष वर्ण है शा। सा कैसा वर्ण है? अघोष। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। झा का उच्चारण स्थान क्या है? हमें झा का उच्चारण स्थान बताना है। तो झा कौन सा उच्चारण स्थान रखता है? तो ये रखता है तालु। ठीक है मित्रों, ये इसका कौन सा, झा का कौन सा वर्ण किस वर्ग में आता है? ये झा वर्ग में, समझिए तालु वर्ग में आता है। तालव्य या तालु में और कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा, या।
ठीक है मित्रों, ये सारे वर्ण आते हैं जो मैंने अभी आपको बोल के सुना है, ये सारे वर्ण आते हैं तालु वाले, मतलब मुंह के भीतर की ऊपर की छत का पिछला हिस्सा, ठीक है, जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है उसके पीछे का हिस्सा कहलाता है तालु। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आप मेरी वर्णमाला वाली वीडियो जरूर देखें, उसको देखना ना भूलें, मैंने उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से और विस्तार पूर्वक समझाई हैं। ठीक है मित्रों, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड़ा, ड़ा, फिर श्रा, पा। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा श्रा। ठीक है मित्रों, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है इसका मतलब ये है कि जो दांत से ना बोला जाए। ता, ड़ा, था, ना, तो आपको बताना है जिसमें दंत मतलब दांत का उपयोग नहीं हो रहा है, तो कौन सा है जो दंत की दृष्टि से नहीं है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ड़ा। ड़ा में ता का उपयोग नहीं हो रहा, समझिए दंत का उपयोग नहीं हो रहा ड़ा बोलने में। ठीक है, आप ता बोलेंगे तो जब आप ता बोलेंगे तो आपकी जीभ दांत में अवश्य लगेगी। इसी प्रकार से जब आप था बोलेंगे तब भी आपकी जीभ कहाँ पे लगेगी? दांत में लगेगी। और ना बोलेंगे तब भी आपकी जो जीभ है वो दांत में लगेगी। तो किन किन कौन कौन से वर्ण हैं जिनको बोलने पे दांत में हमारी जीभ लगती है? तो ये वर्ण है ता, था, दा, धा और ना। आप इन वर्णों को बोलिए, ये पांचों के पांचों वर्ण दंत की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं अनुस्वार, अकारांत, अयोगवाह या अंतःस्थ। तो इसका अर्थ हो जाएगा अकारांत। ठीक है मित्रों, कुछ शब्द होते हैं अकारांत, इकारांत। ठीक है, तो जब आ होता है, जब हम जिस भी शब्द के पीछे आ लगाते हैं मतलब आ की मात्रा आ जाती है तो वो अकारांत शब्द कहलाता है, और जिसके पीछे ई की मात्रा आ जाती है उसे इकारांत कहते हैं। ठीक है मित्रों, और भी कुछ प्रकार के शब्द होते हैं वो मैं आपको किन्हीं और वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, छा छा वर्ण किसके योग से बनता है? का और सा, का और चा, का और छा, का, धन, सा। तो आपको बताना है ये किन वर्णों के मेल से छा क्षत्रिय का बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, का और सा षटकोण का मिलकर बनता है छा क्षत्रिय का। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है मित्रों, तो देखिए कुल संख्या तो 13 है। ठीक है मित्रों, कुल संख्या कितनी है? 13 है, लेकिन इनमें से मुख्य स्वर जो हैं वो हैं 10। ठीक है, मुख्य स्वर कौन से हैं? 10 हैं। इनमें हमारी 3 स्वर कम हो जाते हैं, ऋ, अम और आहा। ये स्वर हैं जो 3 अलग से हैं और मुख्य रूप से 10 स्वर हैं। तो वो 10 स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये मुख्य रूप से 10 स्वर हैं हमारे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो अगर आपने वर्णमाला ध्यान से पढ़ ली होगी तो आप समझ जाएंगे इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ये रहा हमारा उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग का नहीं है? तो हमें बताना है जो टा वर्ग में जो शब्द आते हैं उनमें से कौन सा नहीं है। तो आपने अगर वर्णमाला पढ़ ली होगी ध्यान से तो आप जरूर इसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वर्णमाला का याद होना बहुत ही आवश्यक है, और उनके सारे इसके साथ भी कि वो कहाँ से उच्चारित होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये सारे आपसे ये प्रश्नों के उत्तर आसानी से बन जाएंगे। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा घा। इसका उत्तर क्या है? घा। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। नहीं तो वैसे कितने हैं? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर भी 33 ही है। वैसे कुल मिला के कितने हैं? 39 हैं। ठीक है मित्रों, कौन कौन से आ जाते हैं व्यंजन में? देखिए, 2 हो जाते हैं द्विगुण व्यंजन, तो मिलके बन जाते हैं 35, और 4 हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से हो जाते हैं 39 हो जाते हैं व्यंजन। ठीक है, तो अगर आपसे कुल पूछा जाए तो आप बताएंगे 39, और अगर आपसे यदि आपसे क्या पूछा जाए कि मूल रूप से कितनी होती है तो आप बताएंगे 33। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? पश्च स्वर मतलब जो पीछे से बोला जाए। ठीक है मित्रों, तो इसका उत्तर जाएगा हमारा आ है जो वो उसमें हमारी पीछ जीभ है जो थोड़ी पीछे की ओर खिसकती है। ठीक है, जीभ का पीछे की ओर हिस्सा जाता है, उसमें जो जीभ का पिछला हिस्सा है वो काम में आता है। ठीक है मित्रों, तो जो जीभ के आधार पे भी इनका वर्गीकरण किया गया है। आप मेरी वर्णमाला वाली वीडियो में जरूर देखें, उसमें मैंने समझाया है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह विसर्ग वाले, संयुक्त व्यंजन, महाप्राण, अल्पप्राण। तो जो विसर्ग वाले शब्द होते हैं वो कहलाते हैं अयोगवाह। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, तालव्य, ओष्ठ, वत्सर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तालव्य। छा कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन अभी अभी मैंने आपको बताया था जो तालु से बोले जाएं, तो कौन सा है जो तालु से बोले जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन ए, चा, छा, जा, झा, ये सारे तालव्य से बोले जाते हैं। तालव्य मतलब जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है उसका पिछला भाग, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, अंतःस्थ, ऊष्म, ओष्ठ। तो ये है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं यार अलावा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से। ये थोड़ी सा गलत लिखा हुआ है यहाँ, स्पेलिंग मिस्टेक, दानों से नहीं दोनों से, यहाँ पे दा में ओ की मात्रा होनी चाहिए थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाक और मुंह दोनों से, ठीक है मित्रों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का पंचमाक्षर, वर्ग का चतुर्थाक्षर या वर्ग का तृतीयाक्षर। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ग का पंचमाक्षर, ठीक है मित्रों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंठ्य ओष्ठ ध्वनि है, तो हमें बताना है कंठ्य ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। देखिए मित्रों यहाँ पे जो ये कंठ लिखा हुआ है, ये कंठ, ये थोड़ी सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है मित्रों। तो कंठ ध्वनि बताना है कौन सी है। कंठ और कंठ ओष्ठ मतलब जो हमारी कंठ की सहायता और ओष्ठ की सहायता दोनों से बोली जाती है। तो आप इन्हें बोल के देखिए और आप इसका उत्तर जरूर दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ओ, ठीक है मित्रों। जो औ है, समझिए औ है जो, वो ओष्ठ और कंठ और ओष्ठ दोनों का इसमें उपयोग होगा। अगला प्रश्न, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है? मतलब आपको इसमें क्रम बताना है कि सबसे पहले क्या होता है, ठीक है मित्रों। मतलब जब भाषा का निर्माण होने से पहले एक क्रम से भाषा का निर्माण हुआ है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया है। जब आप वर्णमाला की वीडियो देखेंगे मेरी, तो उसमें आप पाएंगे कि मैंने इसमें बताया हुआ है, ठीक है। मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। देखिए, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, तो ये सही क्रम है भाषा के निर्माण का। पहले ध्वनि आई, ध्वनि के बाद शब्द बने, फिर पद, फिर उसके बाद में वाक्य बना, ठीक है मित्रों। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर्त में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो हमें बताना है कि जो हमारा कंठ से लेके सबसे पहले, मतलब आपको एक क्रम बताना है कि किस प्रकार से ध्वनियां उच्चारित होती हैं। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, तो उस प्रकार से बतानी है। तो देखिए आप ध्यान देंगे, हमारा सबसे पहले कंठ ही आता है, ठीक है मित्रों। सबसे पहले क्या आता है, कंठ, उसके बाद तालव्य, उसके बाद फिर वृत्तस्य, फिर दंत और सबसे आखिरी में ओष्ठ आते हैं, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयत्न के आधार पर ला कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक, प्रकंपित, उच्चपित, संघर्षहीन। तो कौन सी ध्वनि है प्रयत्न के आधार पर? पार्श्विक, ठीक है मित्रों। तो ये ध्वनि है पार्श्विक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से आ और ऊ कौन से वर्ण है? तो हमें बताना है ये किस प्रकार के वर्ण है। घोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, घोष और स्वर दोनों वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। तो देखिए ये हमारा प्रश्न घोष और स्वर वर्ण है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण का अर्थ नहीं है रंग, अक्षर, जाति। ये जाति होना चाहिए था, यहाँ पे जीति लिखा है, जा में बड़ी की मात्रा गलत है। आकाश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाश, ठीक है मित्रों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दंत ध्वनि है? तो हमें बताना है दंत ध्वनि कौन है जो दांत से बोली जाए। खा, ना, चा, फा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना, ठीक है मित्रों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, हा, ला, हा, मा, या, का, खा। तो कौन से हैं? तो ये है सा और हा, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म वर्ण कौन से? सा और हा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में मूर्धन्य का सही उपयोग हुआ है? तो हमें इसमें बताना है मूर्धन्य का उपयोग सही पर कहाँ हुआ है, ठीक है मित्रों। मूर्धन्य मतलब ऊपरी छत का अगला भाग, हमारे ऊपरी जबड़े का अगला भाग में। तो बोल के देखिए, दाढ़ी, दाढ़ी, फफूंद, पीपा, सीसा। तो किसका उपयोग हो रहा है मूर्धन्य का? तो सही उपयोग दाढ़ी, जब आप दाढ़ी बोलेंगे तो मूर्धन्य का उपयोग होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डा, डा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो ध्यान से देखिए, बोलिए डा। तो आप जब डा बोलेंगे तो आपको मूर्धा लगेगा कि ये मूर्धा से बोला जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ, तालु, विवर्त, अर्ध संवर्त, कंठ, ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठ, तालु, ठीक है मित्रों। इन ए और आई को बोलने में कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है मित्रों। मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य रूप से स्वरों की संख्या 10 होती है, ठीक है मित्रों। इसमें 11 दिया हुआ है, वैसे मुख्य रूप से स्वरों की संख्या 10 होती है, ठीक है मित्रों।
तो ठीक है, इसके बाद में वर्णमाला से संबंधित 2 या 3 वीडियो और आएंगी जिसमें आपकी बहुत ही अच्छे से मूर्धा, दंत, तालु इन सब की प्रैक्टिस आपकी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ठीक है मित्रों, आप मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर पहला वीडियो देखिए जो कि वर्णमाला का है। आप उसे देख के फिर इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपसे इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। और जब आप पेपर देने भी जाएंगे तब भी आप एक बार मेरे इन टेस्टों का अभ्यास कर लीजिए। जो भी मैंने ये टेस्ट बनाए हैं MCQ से, इनका ज़रूर अभ्यास कीजिए, आपको बहुत ही काम आएंगे। ठीक है मित्रों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आप मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें मैं किसी दूसरी वीडियो की तरह बीच में ना ही तो कोई ऐड आएगी आपको, ना ही मैं कोई किसी चीज़ की क्या बोलते ऐड करता हूँ। ठीक है मित्रों, रेगुलर मैं इसमें आपको काम की बात ही मिलेगी। ये नहीं कि आलतू फालतू बातें बीच में मिलने लगी कि अरे ऐसा वैसा, तो मेरी वीडियो में ये कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।